नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। So good morning, myself Dr. Manas Thakur, MBBS MD DM Cardiology, currently practicing at MV Hospital Sitamarhi, and also I am practicing at Ashoka Hospital Muzaffarpur. So I will be giving some few points and highlighting some few points about the hypertension. डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? यस, हाइपरटेंशन मतलब बेसिकली हिंदी वर्ड में से कहेंगे उच्च रक्तचाप। सो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन इज देयर आर टू कंपोनेंट्स, लाइक वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसमें ऐसा करते हैं कि जैसे जब भी हम मेज़र करते हैं तो जब भी व्हेनेवर द हाइपरटेंशन वर्ड इज यूज्ड, द ब्लड प्रेशर लेवल व्हेनेवर इट इंक्रीजेज अबव द 120 and 80 millimeters ऑफ मर्करी, इससे ऊपर जब जाता है तो हम लोग हाइपरटेंशन का क्राइटेरिया डालते हैं। अब ऐसा है कि व्हेनेवर द पर्सन इज़ फीलिंग फाइन, जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि हम अच्छा फील महसूस कर रहे हैं, तो हाइपरटेंशन का कैसे इसको वो करेंगे, नाम डालेंगे। तो जब तक हाइपरटेंशन है, अगर वो किसी ऑर्गन को डैमेज ना कर रहा हो, किडनी हो गया, हार्ट हो गया और ब्रेन में, जब तक कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हो तब तक हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब वो ऑर्गन को डैमेज करेगा और उससे रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे तो हाइपरटेंशन का वर्ड टर्मिनोलॉजी दिया जाता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण रहते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जीवन शैली की वजह से होता है या हमारा इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है? बेसिकली दोनों कंपोनेंट वी कैन यूज दैट, इट्स रिलेटेड टू द बोथ कंपोनेंट्स, वन इज लाइफस्टाइल, वन इज जेनेटिक फैक्टर्स एंड अनदर कंपोनेंट्स आल्सो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, the most common cause of hypertension, which is most commonly in India, as it is a capital, it's considered as a capital city for hypertension, is lifestyle. The patients like sedentary lifestyles, they are using fatty foods, then already consuming alcohol, smoking. So these are the factors which are causing the hypertension. Stressful lifestyles also. And genetic factors also plays a role, like if the parents are already hypertensive, अगर उनके माता पिता हाइपरटेंसिव हैं तो बच्चे में आने के चांसेस डबल ट्रिपल चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन। इसलिए हमें हमेशा स्क्रीनिंग करते रहना है, डॉक्टर से सलाह लेते रहना होता है कि कोई हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं या नहीं है। और दूसरा होता है एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज भी रहता है, जिसके कारण जो हार्मोनल चेंज के कारण या किडनी के कारण चेंजेस में कॉज होता है, तो वो सब भी अल्टीमेटली फैक्टर कॉज करता है हाइपरटेंशन के लिए। मैं जानती हूँ कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? साइलेंट किलर मीन्स लाइक व्हेन द पर्सन इज़ हैविंग हाइपरटेंशन, तो कभी भी मरीज हॉस्पिटल तभी आएगा जब उससे रिलेटेड उससे सिम्टम्स होंगे या नहीं होंगे। और जब तक वो मरीज़ को सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तब पेशेंट हमारे पास आता है और बोलता है कि सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बीपी इतना क्यों बढ़ा हुआ है। तो जब तक वो किसी ऑर्गन को अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसे हाइपरटेंशन के कारण हमारी आँखों पर असर पड़ता है तो उसके कारण धुंधलापन, विजन प्रॉब्लम होते हैं, किडनी पे असर पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है, सांस फूलने की दिक्कत आती है। ये सब के कारण क्या होता है, हमारे जब तक सिम्टम्स ज़्यादा नहीं आते तब तक हम किसी डॉक्टर से मिलते नहीं हैं। इसलिए इसको कहा जाता है साइलेंट किलर, कि बीपी बढ़ा हुआ है, बार बार रीडिंग ऊपर आ रही है, फिर भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली अंदर से अंदर ये खोखला करता जाता है और जब सिम्टम्स आते हैं तो हम मिलते हैं, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर। ओके, और अगर किसी इंसान को अभी अभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ है तो वो डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है एक अच्छा बदलाव देखने के लिए? अगर पेशेंट हमारे पास आता है कि सर हमारी तो रीडिंग बहुत ज़्यादा आ गई है, हमने हॉस्पिटल पे गए थे, कुछ सर दर्द हो रहा था, कुछ हैवीनेस हो रहा था हमारे सर में, तो रीडिंग बहुत तेज ज़्यादा आ गई है, तो हम क्या करें, क्या हमें तुरंत दवाई की आवश्यकता है या नहीं है? सो यूजुअली वी हैव टू रिकमेंड दैट कि नहीं, अभी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की कोशिश कीजिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब आप अपना एक्सरसाइज दिनचर्या की शैली को अपनी थोड़ा चेंज कीजिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए, फैटी फूड्स को कम कीजिए रेगुलर, और अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए। अगर इन सब चेंजेस आप कर सकते हैं, पॉसिबल है आपके कारण, तो आपका बीपी कंट्रोल किया जा सकता है। और रेगुलर अपने डॉक्टर से मिलते रहिए अपने बीपी की स्क्रीनिंग के लिए।
अगर फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है या किसी ऑर्गन डैमेज हो रही है किसी चीज़ से, तो हमें फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि आगे क्या स्टेप लिया जा सके। ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर में सुधार आने लग जाए तो वो दवाइयाँ छोड़ सकते हैं, या ये चीज़ ज़िंदगी भर चलने वाली है? Definitely hypertension initial stage, if it's and there is no symptoms or mild symptoms which are occurring or which the patient is facing, that ये बिल्कुल भी ट्रीट किया जा सकता है इनिशियल स्टेजेस में। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, स्टेप्स लीजिए जिससे कि उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। प्रॉपर रूटीन डेली हैबिट बनाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, ऐसे कोई हरकत ना करें जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग, सबको कंट्रोल करेंगे तो इनिशियल स्टेजेस में इट कैन बी ट्रीटेड। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर सलाह लेने की आवश्यकता है डॉक्टर से। ओके, तो जब एक व्यक्ति नया नया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है? सो जैसे whenever the patient is presenting to a doctor like sir I am having a visual problems or I am having a persistent cough, कि बार बार मुझे खांसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, सर बीपी का दवा भी ले रहा हूँ फिर भी खांसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो देर आर सम मेडिकेशंस विच आर मेंशन इन बुक्स ऑल्सो और विच वी कम अक्रॉस डेली, लाइक एस इनहिबिटर्स होते हैं कुछ जिसके कारण खांसी की शिकायत होती है। तो जब पेशेंट ऐसा बोले तो हमें दवा की चेंजेस या तो रोकें, अगर उस रोकने से दवा बीपी कंट्रोल रहता है फिर भी तो हमें रोकने की आवश्यकता है या चेंज करने की आवश्यकता है। दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स दवा रहता है जिसकी कि धड़कन कम हो गया, थकान हो रही है, फैटीग जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए बीटा ब्लॉकर्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सब चीज़। फिर तीसरी होती है कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं जैसे एम्लोडिपिन है, ये इन सब के कारण किसी किसी के पैर में सूजन आती है। तो वो सब चीज़ें हमें दिमाग में रखना है पेशेंट को ट्रीट करने से पहले कि क्या वो ये सब मेडिकेशंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो हमें चेंज या स्टॉप करने की आवश्यकता है, अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर आगे और अदर कॉजेज़ को इवेलुएट करने की आवश्यकता है। क्या आपकी कोई एडवाइस है ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए? एक पेशेंट अपना ब्लड प्रेशर किस तरीके से सही चेक कर सकता है और किन चीज़ों का ध्यान रख सकता है? सो फर्स्ट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है किसी भी पेशेंट के लिए कि सर हम अपने घर में बीपी चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक करें? और हमें न्यूली डायग्नोस्ड हुआ है, हमें डॉक्टर साहब ने बोला कि अपने बीपी की स्ट्रिक्ट चार्टिंग करनी है। तो एटलीस्ट इफ़ द पर्सन इज़ न्यूली डायग्नोस्ड, तुरंत अगर आपकी डायग्नोसिस हुई है तो 3 टाइम्स अ डेली मैं एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट्स को, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एंड आई यूजली एडवाइस कि कम विथ बीपी चार्ट अलॉन्ग विद द टाइम एट दैट टाइम विच द बीपी इज टेकन। तो चार्ट बनाएंगे एटलीस्ट 5 डेज, मैं रिकमेंड करता हूँ चार्ट बना के लाएंगे। उसके बाद अब बीपी सर कैसे चेक करना है, तो बीपी ऐसा नहीं कि पेशेंट आया दौड़ते हुए मार्केट से आया, कहीं से भी आया, गर्मी में है, आके बैठ गया और तुरंत बीपी चेक करना है। पेशेंट को काम डाउन करना है एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए कि आप काम डाउन हो जाइए। लिम्स को अपने जैसे राइट अपर लिम, अगर हाथ राइट दाएं हेड में तो प्रॉपर्ली उसका कफ माना जाता है। ब्रेकियल आर्टरी जहाँ हम देखते हैं उसको प्रॉपर्ली एक्सपोज करके उस पर डायफ्राम का स्टेथ का डायफ्राम डाल के उसको काम डाउन करके रिलैक्स पोजीशन में जो स्फिग्मोमैनोमीटर, अगर ऑसिलोमीटर या स्फिग्मोमीटर ले रहे हैं तो उसकी लेवल हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए। फिर बीपी हम चेक करते हैं, पेशेंट का लेग्स टच करना है अपने बेसमेंट पे और एटलीस्ट 2 रीडिंग्स लेते हैं 1 मिनट के अपार्ट पे। हमें ये भी श्योर करना है कि वो इमीडिएटली कॉफ़ी या स्मोकिंग करके नहीं आए या कोई स्ट्रेस फैक्टर नहीं है जिसके कारण बीपी रीडिंग बढ़ सकती है और एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है। ओके, तो जब एक व्यक्ति नया नया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है? So basically, if the person is taking BP medications or not taking medications and the BP is persistently elevated, अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है डॉक्टर की सलाह लेने के बाद या विदाउट, तो हमें सिम्टम्स क्या देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले सांस तो नहीं फूल रहा है, दैट इज कॉजिंग डैमेज टू द आवर हार्ट। लाइक परसिस्टेंटली एलिवेटेड बीपी जो होता है हमेशा के बढ़ा होता है, वो क्या करता है हमारी आर्टरीज को स्टिफन करता है जिसके कारण वो कड़ी हो जाती हैं और ठीक से इलास्टिसिटी उसकी लॉस हो जाती है, तो उसके कारण बीपी का लेवल बढ़ने लगता है। तो हमारे हार्ट पे देखना है कि कोई सांस फूल तो नहीं रहा है, छाती में दर्द तो नहीं हो रहा है। किडनी के कारण देखना है कि किडनी में कोई इश्यूज़ नहीं आ रही, रीनल डिजॉर्डर्स हो सकते हैं, स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। परसिस्टेंट बीपी जब भी एलिवेटेड रहता है तो स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। स्ट्रोक वो हेमरेज भी हो सकता है या इश्केमिक भी हो सकता है, 2 टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं। चौथा हो सकता है कि क्या कोई हमारे विजुअल प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहे हैं, ब्लडिंग तो नहीं हो रही है, हमें ठीक से दिख नहीं रहा है, तो सर हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चीज़ देखना है। बाकी और भी कॉजेज़ हो सकते हैं लाइक एन्यूरिज्म हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स हमें बेसिक पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं और बीपी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। क्या स्लीप हाई ब्लड प्रेशर को सही में इफेक्ट करती है? और जिन पेशेंट्स को स्लीप प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें डिजीज़ेस लाइक स्लीप एपनिया के बारे में क्या पता होना चाहिए?
Sleep apnea is one of the reason of secondary hypertension. Secondary hypertension के लिए sleep apnea एक बहुत कॉमन कॉज है. इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अल्टीमेटली उनके जो बनावट होती है, नेज़ल एयरवे का बनावट होता है, जिसके कारण उनको सांस लेने में तकलीफ होती है. तो बार बार उनको दिक्कत आती है, जिसके कारण वो सांस में स्नोरिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, बार बार रात में दिक्कत आती है, अल्टीमेटली डिस्टर्ब स्लीप होती है. तो पेशेंट रात में डिस्टर्ब स्लीप होगा तो अल्टीमेटली वो दिन भर वो ड्राउजी रहेगा. नींद पूरी ना होने के कारण उनका बीपी हमेशा बढ़ा रहेगा. तो अब ऐसे में करना क्या है, पेशेंट हमारे से पूछते हैं सर ये तो दिक्कत आ ही रही है, ओबेसिटी है, अगर हम ओबीज़ हैं तो क्या करना है. तो पेशेंट मोस्टली ये ओबीज़ पेशेंट में कॉमन होता है स्लीप एपनिया. तो हमें सबसे पहले कि भाई आप अपना वेट रिडक्शन कीजिए, ओबेसिटी को कंट्रोल कीजिए. दूसरा सीपैप थेरेपी कहते हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर कहते हैं. ये एक मशीन होता है जो फेस पे लगा के सीपैप चलता है, जिसके कारण हमें इन सब चीज़ों से बहुत बेनिफिट होते हैं. कुछ ड्रग्स भी हैं, लेकिन सीपैप इज़ द फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस स्लीप एपनिया. सो डॉक्टर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे. अगर हमारे श्रोताओं को कोई 3 मुख्य स्टेप्स लेने हो जिनसे उनका हृदय स्वस्थ रहे, तो वो 3 मुख्य स्टेप्स क्या होंगे जो आप सजेस्ट करेंगे? तो 3 मंत्र हैं, 3 पॉइंट्स टू कीप इन माइंड. फर्स्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर वॉकिंग, प्रॉपर स्लीप टू बी टेकन, exclude other factors like stop alcohol, stop smoking, reduce your stress levels, proper diet, that is DASH diet, increase your fruits, vegetable intakes, grains, whole grains intake, lessen your fat dairy intake, lessen your red meat intake. Then another thing like lessen your saturated fat intake. These things, so diet, lifestyle modification and proper consultation with doctor keeps your keeps your hypertension under control and ultimately for your healthy future.